नमस्कार जी, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के मंच पर आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरणास्पद कहानी, चिड़ी का बाप। इस कहानी के लेखक हैं हरि प्रकाश राठी। दिन अस्त हुआ तो दिवाकर ने दीर्घायु वृद्ध की तरह अनुभवों की गठरी अपने कंधे पर लादी एवं चुपचाप अस्ताचल में उतर गए। जाते जाते पहाड़ी के उस पार हवाओं से आंख चुराकर निशिनाथ के कान में जाने उन्होंने क्या कहा कि निशिनाथ के चेहरे पर चिंतन, दर्शन और गांधीर्य के भाव उभर आए। विदा होते होते क्षण भर के लिए दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे दो पके बुजुर्ग एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुपचाप अपनी अपनी राह पर चल दिए। हवाओं को यह बात कैसे हजम होती? कुंठित हवाओं ने यह बात चप्पे चप्पे घर घर पहुंचा दी कि सांझ ढले सूरज जाने क्या गुफ्तगू करते हैं। समस्त जगत मानो इस रहस्य की था पाने को उत्कंठित हो उठा। पके बुजुर्ग के रहस्य भी क्या कभी उजागर हुए? सूरज चांद की वे जाने, सांझ ढले मुझे न जाने क्यों कई बार माँ की याद हो आती है। हमारे घर में बने छोटे से देव मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर जाने किस इशारे से वह देखती कि हम सभी तुरंत फुरत बैठक से उठकर उसके पीछे प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते। मैं, मेरा छोटा भाई गणेश एवं उससे छोटी गौरी, सभी एक दूसरे का यूं अनुसरण करते मानो हमें माँ को बताने की जल्दी हो कि अधिक आज्ञाकारी कौन है। जाने किसके प्रेरित हुए हम सभी माँ के कृपाकांक्षी होते। पापा हम सब के उठने के बाद भी कुछ देर तक बैठे रहते, मानो हमें बताने का प्रयास कर रहे हो कि घर में मेरा भी वजूद है, मैं कोई तुम्हारी माँ के इशारे से बंधा बेल नहीं हूँ। लेकिन पापा भी माँ के दूसरे इशारे पर उठ जाते। पापा के असफल प्रयास को हम सभी समझ लेते, पर विवश पिता को भला उसकी संतानें क्या कहे। ऐसा नहीं था कि माँ हमें प्यार नहीं करती या पापा को आदर नहीं देती, पर उसकी चुप्पी वाचालता पर चढ़कर बोलती। ओह, वह प्रार्थना भी कितनी सुंदर थी। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। प्रार्थना के पश्चात माँ रसोई में चली जाती एवं हम सभी पुनः बैठक में। सबको बतियाने की बीमारी थी, बस एक दूसरे की खोपड़ी चाटते रहते थे। कई बार तो लंबी लंबी बहसें भी हो जाती, सभी चटकारे लेते हुए बातें करते। हमारी उम्र ही क्या थी, मैं 15 वर्ष का, गणेश 13 का और गौरी 11 वर्ष की। पापा हमें कभी नहीं टोकते, उनकी स्वायत्तता हमारे मनोभावों को हवा देती। धनी रो कुण धनी, जैसे अफसर मेहरबान होते ही गधे कर्मचारी पहलवान हो जाते हैं, यही मनोदशा हमारी होती। वह दिन मुझे भुलाए नहीं भूलता जब पापा हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कौन कौन से भजन, गीत और चौपाइयाँ आती है। मानस की अनेक चौपाइयाँ मुझे कंठस्थ थी, मैंने धड़ाधड़ बताई। फिर गणेश ने कुछ गीत सुनाए और गौरी ने एक दो भजन। तभी माँ रसोई से आई और बिफर पड़ी। सिर्फ गीत भजन याद करने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, यह तो सिर्फ रटंत विद्या है, यह काम तो तोता भी कर सकता है। क्या इन भजन चौपाइयों के अर्थ भी जानते हो? और अगर अर्थ नहीं जानते हो तो इनके प्रति भाव्य गंभीरता कैसे बनेगी, और बिना भाव्य गंभीरता इन्हें आचरण में कैसे उतारोगे? तब हमें सांप सूंघ गया था। माँ बहुत कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो हमारे कान खड़े हो जाते। हम बड़बड़ करते तो अक्सर कहती, चिड़ी का बाप बनना सीखो। यह कहकर वह इशारे से मुख पर उंगली रखती तो हमारी घिघी बन जाती। हम सभी माँ के शब्दों का रहस्य जानने को आतुर हो उठते। हमारी बाल बुद्धि इस रहस्य की था पाने का प्रयास भी करती, पर किसी ने चिड़ी का बाप देखा हो तो वह बताए कि वह रहता कहाँ है, करता क्या है। इन चिड़े चिड़ियों में स्त्री पुरुष का पता लगाना भी तो कठिन है। एक बार गौरी ने सुबह सुबह बाहर आओ कहकर हमारी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया।
वह देखो, वह जो पेड़ पर अलग से चूजों के साथ बैठा है वह चिड़ी का बाप है, और वह जो बच्चों के मुख में दाना डाल रही है ना, वह चिड़िया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ही तथाकथित बाप ने भी चूजों के मुंह में दाने डाले, तो गोरी की बात असिद्ध हो गई। उस बेचारी ने तो जैसा घर में माहौल देखा वैसा बोल दिया, यानी माँ खाना खिलाती है और पापा साथ बैठकर बतियाते हैं, तो चीड़े चीड़ी भी ऐसा ही करते होंगे। तब हम सभी गोरी पर खूब हंसे। भुन भुनाई गोरी यह कहते हुए अंदर आ गई कि अब मैं क्या जानूं कि चीड़ा कौन है और चीड़ी कौन है, उनको मैं कैसे पहचानूं। समय पंख लगाकर उड़ गया। दिन, वर्ष एवं दशक तक हवा हुए। मम्मी अब 65 की होने को आई और पापा 70 के। गणेश 10 वर्ष पूर्व विवाह कर विदेश बस गया। गौरी 8 वर्ष पूर्व शादी कर जीजा के साथ चली गई। वंदना के साथ मेरे विवाह को भी 12 वर्ष हुए। अब तो सबके 2-2 बच्चे भी हैं। अब बैठक का आलम जरूर बदल गया है। वहां अब पापा, मैं और मेरे बच्चे बैठते हैं। माँ तो आज भी अक्सर रसोई में नजर आती है, जहां वंदना भी उसके साथ होती है। हाँ, काम का बंटवारा अवश्य हो गया है। पहले माँ रसोई गैस के पास खड़ी नजर आती थी और अब वंदना। माँ वंदना को सब्जी काटने और ऐसे ही छोटे मोटे कामों में सहयोग करती। गठिया के मारे परेशान रहती, पर रसोई नहीं छोड़ती। मुझे नौकरी करते हुए भी 15 वर्ष होने को आए। बनिए की नौकरी है, खींच तान तनख्वाह देता है। हाँ, काम लेने में प्राण निकाल लेता है। पापा की पेंशन और मेरे वेतन से जैसे तैसे काम चल जाता है। मनुष्य का भाग्य भी जाने कैसी आंख मिचोली करता रहता है। पूर्ण सुखी शायद विधाता को भी नहीं सुहाते। हंसते खेलते इंसानों के पीछे वह भी कोई न कोई दुख बांध ही देता है। इन्हीं दिनों एक विशेष फाइल को लेकर मेरी सेठ से तनातनी हो गई। फाइल में इनकम टैक्स और कुछ ऐसे हिसाब लिखे थे जिनका गोपनीय होना जरूरी था। उनके जग जाहिर होने से व्यापार में भारी हानि हो सकती थी और फाइल जाने कहाँ रखने में आ गई। सेठ जी लगातार कहे जा रहे थे, नरेश जी, वह फाइल मैंने एक बार आपको दी थी। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब उसने बार बार दबाव डाला तो मैं बिफर पड़ा। आप ख्वामख्वाह लांछन लगा रहे हैं, स्वयं फाइलों को इधर उधर कर देते हैं और नाम हमारा लेते हैं। शायद मैं कुछ जरूरत से ज्यादा बोल गया। एक कर्मचारियों को सत्य बोलते हुए भी अपनी सीमाओं से खबरदार होना चाहिए। उस दिन बाबूजी के गिरते स्वास्थ्य को लेकर मैं तनाव में था। जाने क्या अंट शंट बोल गया। अपने कर्मचारी के आंख दिखाते ही सेठ जी आग बबूला हो गए। फाइल न मिलने से पहले ही परेशान थे। मेरे विरोध ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। भले आदमी को छेड़ते ही भभकता है। प्राइवेट नौकरी में सेठ कर्मचारियों का नाता छुरी खरबूजे का होता है, जिसमें कटना हर हाल में खरबूजे का तय है। नाराज सेठ ने मुझे घर का रास्ता दिखाया। मेरा मुंह लटक गया। काटो तो खून नहीं। मेरे 15 वर्ष की सेवाओं का उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। घर आकर मैंने सारी भड़ास निकाली। ये बनिए भी किसी के हुए हैं। गरज हो तो मोतियों के मोल तोलते हैं और गरज मिटते ही कंकरों के। लेकिन भड़ास निकालने से क्या कोई समस्या का समाधान थोड़ी ही हो जाता है। बाबूजी एवं वंदना को मैंने जानबूझकर असली बात नहीं बताई, पर माँ ताड़ गई। 2-4 रोज में उखड़ने लगा तो एक रोज बैठक में आकर मेरे समीप बैठ गई। सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्यों दिन भर चिड़चिड़ करता है? कुछ रोज चुप क्यों नहीं बैठ जाता? बचपन से आज तक समझाती आई हूँ कि चीड़ी का बाप बनना सीखो। अब तो तू इतना बड़ा हो गया है, बाप बन गया है। अब नहीं समझेगा बेटा तो कब समझेगा? बस 10 दिन चुप्पी पकड़ ले, किसी की बुराई मत कर,
सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह पुनः रसोई में चली गई। चीड़ी के बाप का अर्थ मैं फिर भी नहीं समझ पाया, लेकिन इस बार मैं गंभीर हुआ। माँ की राय में मुझे दम नजर आया। मैंने 10 रोज चुप्पी साधने का निर्णय लिया। 1-2 रोज तो परेशानी हुई, लेकिन तीसरे रोज मुझे लगा जैसे मैं स्वयं से कहीं गहरे मूक वार्ता कर रहा हूँ। मैंने मेरे भीतर एक नया सूर्योदय होते हुए महसूस किया। एक ऐसा सूर्योदय जो सुबह के सूर्योदय की तरह पवित्र और निर्मल तो था ही, आशा एवं उमंग से भी सराबोर था। मैंने अचानक स्वयं के भीतर शांति एवं समाधान का अजय स्रोत ढूंढ लिया था। आज रविवार सुबह बाहर आराम कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। गुनगुनी धूप आंगन में पसरने लगी थी। अखबार पढ़कर समेट ही रहा था कि सामने एक दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। घर के ठीक सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सेठ जी उतरकर सीधे दरवाजे तक आए। उनके पास एक बैग था जिसे वे कंधे पर लटकाए थे। मैंने आनन फानन में दरवाजा खोला। उन्हें यूं आते देख मैं असहज हो उठा। मेरी दशा देख वे खुद ही बोले, नरेश जी, भीतर आने के लिए नहीं कहोगे? अंधा क्या चाहे 2 आंख? मैं सक पका गया। साहस कर बोला, सर प्लीज कम इन। अंदर आकर उन्होंने मेरे पिता की तबीयत के बारे में जाना। फिर माँ और वंदना को भी बैठक में बुलाने को कहा। दोनों वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें देखकर सेठ जी भी उठ खड़े हुए और माँ की तरफ देखकर बोले, मैं तो आपके लिए पुत्र समान हूँ, आपके खड़े रहते कैसे बैठ सकता हूँ? जब सभी बैठ गए तो उन्होंने बैग से एक फाइल निकाली। फाइल देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं बोले बिना नहीं रह सका, सर यह फाइल कहाँ मिली? यह तो वही फाइल है। मेरे कंधे पर हाथ रखकर वे बोले, नरेश जी, यह फाइल मेरी ही गलती से कुछ रोज पूर्व मेरे एक मित्र के कार्यालय में छूट गई थी। उसके 10 रोज तक वह किसी कार्य से बाहर चला गया। कल देर रात उसने मुझे सूचना दी। आज उसी के कार्यालय से लेकर सीधे आपके पास आ रहा हूँ। चाहता तो मैं आपको फोन कर वापस बुला सकता था, पर ऐसा करके मैं स्वयं को माफ नहीं कर पाता। भूलवश अगर हम दूसरों पर लांछन लगाते हैं तो उनसे क्षमा मांगने का साहस भी होना चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ और यह अनुरोध करने भी कि कल से पुनः ऑफिस आना है। इस दरमियान आप और आपके परिवार को कोई असुविधा हुई तो इसके लिए मुझे खेद है। कहते कहते उनकी आंखें गीली हो गई। मैं जमीन में धंस गया। उनकी भाव विह्वलता के दर्शन कर मेरी आंखें छल छला आई। आज मैं उनमें एक ऐसे देवता के दर्शन कर रहा था जिसका अंतस क्षमा मांगने से पवित्र एवं निश्चल हो गया था। मैं स्वयं को भी कोस रहा था। मैंने अकारण ही उन्हें इतना बुरा भला कहा। काश मैं उस दिन चुप रह जाता। सेठ जी के जाने के बाद मैंने माँ की ओर देखा। साड़ी की कोट से गीली आंखें पोंछते हुए वह फिर कह रही थी, तुम्हें कहा नहीं था चीड़ी का बाप बनना सीखो? समय के अंतराल पर समस्याएं स्वयं समाधान ढूंढ लेती है। वर्षों बाद मुझे माँ के मुहावरे का अर्थ समझ में आया। माँ की सीख मानो अनुभव के लंबे इतिहास को बयां कर रही थी। इसी अनुभव को तो ढलता हुआ सूरज नित्य चांद से बांटते हुए कहता है, निशिनाथ, संसार में मौन की शक्ति असीम है। मौन आत्म साक्षात्कार का अवसर तो देता ही है, अनायास सत्य के उस प्रकाश पुंज को भी उद्घाटित कर देता है जिसकी रोशनी में नहाने के पश्चात किंचित अंधकार भी नहीं रहता। मनुष्य बाहर का कोलाहल बंद करे तब तो न भीतर की सुने। क्या चीड़ी के बाप ने यह रहस्य सदियों पूर्व जान लिया था? तभी तो वह नित्य प्रसन्न और प्रफुल्लित नजर आता है। बावरा मनुष्य
जाने कब समझेगा यह बात। तो यह थी एक बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी, चिड़ी का बाप। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों को यह कहानी अवश्य साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।